हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका एल्टामल की नई वीडियो में। आज लेके आए हैं एक वीडियो 25 दिसंबर क्रिसमस डे के उपलक्ष्य में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कुछ बोर्ड की स्ट्रेटजीज के बारे में, जो कि स्पेशली हुई क्लास 10 और क्लास 12 के लिए। यहाँ पर कुछ पीछे बोर्ड पे लिखा हुआ शायद दिखाई दे रहा होगा आपको, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर सेंटर पे लिखा हुआ है एकदम 25। अब 25 से यहाँ पर कुछ रेखाएं निकलती हुई दिखाई दे रही होंगी। उन सारी रेखाओं के बारे में करके आज बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि क्या रेखाएं कहना चाहती हैं और कैसे ये हमारी बोर्ड के एग्जाम्स में हेल्प कर सकती हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहले ये क्या कहती हैं। जैसे कि पहली रेखा आपको दिखाई दे रही होगी सबसे ऊपर की तरफ जाती हुई, जो कि फर्स्ट नंबर पे है, जिस पर लिखा है कि मैरी क्रिसमस। क्या लिखा है? मैरी क्रिसमस। तो सभी बच्चों को क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। साथ ही ये भी ध्यान रखिएगा कि हिंदू दिवस के अनुसार आज तुलसी पूजन दिवस भी है, तो उसकी भी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। उसके बाद देखते हैं दूसरी रेखा 25 दिन। यहाँ लिखा हुआ है 25 और आगे लिखा हुआ है दिन। तो शायद आपने एक मूवी देखी होगी, इसका नाम था हेरा फेरी। हेरा फेरी, उसमें एक एक्टर थे अक्षय कुमार जी, जिन्होंने एक स्कीम निकाली थी 25 दिन में पैसा डबल। शायद मूवी सभी देखी, 25 दिन में पैसा डबल। तो वैसे ही स्कीम लेके आए आपके लिए बहुत ही धमाकेदार, 25 दिन में मार्क्स डबल। और ये सिंपल सा इसका अर्थ क्या हुआ कि 25 डेज का अर्थात है कि 25 डेज में आपके जो नंबर हैं या जो आपके आने वाले मार्क्स हैं वो कैसे डबल हो सकते हैं। इसके लिए आज हमने ये वीडियो बनाई है। बेसिकली हमारा मेन टॉपिक रहेगा। इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके देखेंगे कि 25 दिन में मार्क्स कैसे डबल हो सकते हैं, या जो लोग कह रहे हैं कि अब तो कुछ नहीं कर पाएगी वो क्या करेंगे। तो उसके बाद चलते हैं अपनी तीसरी हेडिंग पर। किस पर? तीसरी हेडिंग पर। ये हेडिंग है हमारी यहाँ पे एसक्यूपीज। क्या है जी? एसक्यूपीज। एसक्यूपी अर्थात हम समझ गए होंगे, अगर हम थोड़े से ही पढ़े लिखे हैं, हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे कि सैंपल क्वेश्चन पेपर। सैंपल क्वेश्चन पेपर। हमको सैंपल क्वेश्चन पेपर के बारे में कुछ बातें करनी है ऊपर। उससे पहले हमने सेकंड पॉइंट में क्या देखा कि 25 दिन में नंबर डबल। अब अगर हम आपसे कहते हैं, स्पेशली 12th और 10th वालों की बात करी जाएगा, कि सैंपल क्वेश्चन पेपर आपको लगाने चाहिए डेली, पर वो कहते हैं कि सर अभी तो हमारा सिलेबस ही नहीं हो पाया। अच्छा, ये उन लोगों के लिए जिन्होंने सच में सिलेबस नहीं किया, कि अभी हमारा सिलेबस ही नहीं हुआ, अभी तो हम लोग को समझ में ही नहीं आ रहा है, तो हम कैसे लगाएंगे। तो इसके लिए क्या करना है, मान लीजिए आप एक सैंपल क्वेश्चन पेपर लगाने बैठते हैं, आपने पहला सैंपल क्वेश्चन पेपर खोला। अमूमन तौर पर 12th क्लास के बच्चे की अगर बात करी जाए तो वो शायद 70 मार्क्स का होता है। वही अगर 10th क्लास के बच्चे के लिए बात करी जाए तो वो 80 मार्क्स का रहेगा। तो एक हो गया अपना 70 मार्क्स का, एक हो गया अपना 80 मार्क्स का। अब दोनों पेपर जब लगाने बैठते हैं तो जब पेपर ऐसे खोलते हैं तो उनकी आंखें ऐसे बट्टे जैसी खुल जाती हैं, मतलब बहुत बड़ी बड़ी हो जाती है कि ये क्या था, ऐसा भी सिलेबस में है, ये तो हमने देखा ही नहीं आज तक, अब कैसे करें। तो पहला सैंपल क्वेश्चन पेपर लगाते ही इतना ज्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं कि कहते हैं अब तो बस छोड़ो, जो होगा सो देखा जाएगा। उसके बाद वो लगाते ही नहीं है। तो उस फोबिया को दूर करेंगे। उस फोबिया को दूर करना बहुत जरूरी है, उस फोबिया को दूर नहीं करा तो आपको एसक्यूपी लगाने में कोई फायदा नहीं होगा। दूसरी बात, आप लगा नहीं पाएंगे आगे। एसक्यूपी को लगाना सभी के लिए ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे अगर हम समझे देखिए ध्यान से, मान लेते हैं कि क्लास है 10th, मान लीजिए एक्स क्लास मान लीजिए, तो यहां आपत्ति नहीं है। इस क्लास में मान लेते हैं 60 बच्चे हैं। इस क्लास में 60 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। अब सभी को बोर्ड की टेंशन होगी, सभी स्टूडेंट्स को बोर्ड की टेंशन होगी। और अनुमानित तौर पे अगर देखा जाता है कि 10th क्लास या 12th क्लास में बोर्ड पे आने पर जन्मदिन तौर पर बच्चे क्या करते हैं, या तो टेनर खरीदते हैं या तो एसक्यूपी की बुक खरीदते हैं। और वो लगाते क्या, एसक्यूपी लगाते हैं और टेनर लगाते हैं। आप ध्यान समझने का प्रयास कीजिए एग्जाम्पल को। इस क्लास में टोटल बच्चे हैं 60। टोटल बच्चे हैं 60 के 60 बच्चे एसक्यूपी मान लीजिए खरीद के ले आते हैं। 60 के 60 बच्चे एसक्यूपी खरीद के ले आते हैं। तो ले आए, 60 के 60 बच्चों ने एसक्यूपी सॉल्व भी करी। कुछ होंगे नहीं करते जो कि, मान लेते हैं कि एक बढ़िया क्लास है, सभी 60 के 60 बच्चों ने एसक्यूपी सॉल्व भी कर ली। उसके बाद फिर इनका बोर्ड का एग्जाम हुआ। रिजल्ट में क्या देखा गया कि 60 में से लगभग 30 बच्चे केवल 50 प्लस ही कर पाए। 60 में से लगभग 30 बच्चे केवल 50 प्लस पे ही गए। कुछ बच्चे जो कि 30 से हम ज्यादा मान लेते हैं, लगभग 20 के अराउंड, 20 बच्चे ऐसे थे जो लगभग 60 प्लस कर गए। अच्छा, 10th क्लास की बात हो रही है, मतलब 80 मार्क्स वाला पेपर होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्लास कौन सी है, 10th और एक्स, तो ये 80 मार्क्स का पेपर है अपना।
अब क्योंकि 80 मार्क्स का पेपर है तो 30 बच्चे ऐसे थे जो 50 प्लस कर गए और 20 बच्चे ऐसे हैं जो 60 प्लस कर गए। अब टोटल में कितने हो गए? 30 और 20 50, बचे 10, बचे 10। उन 10 को 2 जगह बांटेंगे, 5 की कैटेगरी में। 5 बच्चे ऐसे थे जो आराम से 70 प्लस तक पहुंच गए, 5 बच्चे ऐसे थे जो 70 प्लस तक पहुंच गए। बाकी 5 बच्चे ऐसे थे जो लगभग 75 के प्लस भी पहुंचे। बाकी 5 बच्चे ऐसे हैं, ध्यान सुनिएगा, जो 75 प्लस भी पहुंचे। अब फर्क किस चीज का है, ध्यान समझिए। ये 60 बच्चे थे सर, 60 के 60 बच्चों ने एसक्यू पे लगाया, पूरी बुक लगा दी, जितने भी सैंपल क्वेश्चन पेपर थे सबके सब सॉल्व कर लिए। उसके बावजूद भी रिजल्ट सबका इतना डिफरेंट आया। अब बात तो ये बन जाती है, हाँ जी बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा? हर किसी का ब्रेन सेम थोड़ी है। जिसके 75 प्लस आ रहे हैं या जिसके 70 प्लस आ रहे हैं वो टॉपर होगा, बहुत पढ़ता होगा, ज्यादा नहीं पढ़ता रहता होगा। हम कम पढ़ते थे इसलिए हमारे नंबर नहीं आए, हमें समझ में नहीं आ रहा था, हमारा सिलेबस नहीं हुआ था, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे एक्सक्यूजेस हमारे पास रहते हैं। और मुद्दा क्या है वो जानने का प्रयास कीजिए। 60 बच्चों ने एसक्यूपी लगाए, 30 बच्चे 50 प्लस ले आए, जो कि एक ऑन एवरेज स्कोर है। ऑन एवरेज स्कोर है। बोर्ड का पेपर हमेशा ऐसा सेट किया जाता है लगभग कि 50% तक सभी बच्चे आराम से उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, या थोड़ा सा ज्यादा भी उससे। जैसे कि अगर देखा जाए 80 मार्क्स का पेपर है तो इसका 50% 40 मार्क्स बनेगा, तो 50 लगाना कोई बड़ी बात नहीं होती, सब ले आते हैं। फिर भी कुछ कहते हैं अरे हमारे तो 33 ही नहीं आती थी, हम तो 33 के लिए रोते रहते हैं, एक बार 33 आ जाए हम तो बस गंगा नहा लेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। देखिए ध्यान से, ये जो बच्चे आपको दिख रहे हैं 5 और 5, जो 75 प्लस वाले, जो 70 प्लस वाले हैं, लगाए इन्होंने भी एसक्यूपी हैं। जो 20 है 60 प्लस वाले, लगाए इन्होंने भी एसक्यूपी हैं। जो 30 है 50 प्लस वाले, लगाए इन्होंने भी एसक्यूपी हैं। बट इन दोनों ने, 30 और 20 वालों ने स्ट्रेटजी नहीं बनाई, जस्ट बैठ गए लगाने और कर लिया। आ रहा है तो आ रहा है, नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, छोड़ दिया, स्किप किया कि इसको हटाओ अगला करते हैं, ये हटाओ अगला करते हैं। क्या क्या करा कि जो आ रहा है उसे करते जाइए, बाकी हटाते जाइए, हटाते 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 हटाते। फिर हम करते क्या है, हमारी एक जनरली आदत होती है क्या कि हम एक चैप्टर पढ़ने बैठे, हमने एक टॉपिक पढ़ा, अच्छे से समझ लिया, बहुत बढ़िया समझ में आ गया, उसी चैप्टर के दूसरे टॉपिक पे गए, नहीं आया स्किप करा, तीसरे पे गए नहीं आया स्किप किया, चौथा करा समझ में आ गया। वो जो टॉपिक हमने छोड़ दिए, वो जो 2 टॉपिक हमने छोड़ दिए, अब वो तो टॉपिक है हमारे, उन्हें हम पेंडिंग कर देते हैं कि सर बाद में पढ़ लेंगे, अभी बोर्ड का एग्जाम बहुत दूर है, बाद में पढ़ लेंगे। तो बात करते करते अब फाइनली क्या आ चुका है, दिसंबर एंडिंग पर है, 25 ऑफ दिसंबर है यार, एंडिंग पर है दिसंबर, और जनवरी और फरवरी में आपके एग्जाम हो जाएंगे, और शायद उससे पहले प्री बोर्ड भी होंगे, और कुछ विद्यालय में अभी प्री बोर्ड चल भी रहे हैं। तो बाद वाला जो काम है वो अब भूल जाइए फिलहाल के लिए, क्योंकि पेंडिंग ही रहता है फिर भी वो। तो इन्होंने क्या करा, एसक्यूपी लगाए, बट एक स्ट्रेटेजी बनाई होगी। वो स्ट्रेटेजी क्या है, उस स्ट्रेटेजी के बारे में आज थोड़ी सी बात करेंगे अपन की। एसक्यूपी लगाने तो है, पर कैसे लगाने हैं। लगाए उन्होंने थे, 50 प्लस है, लगाए इन्होंने भी, लेकिन फिर भी 70 प्लस स्कोर कर गए। अब एक छोटी सी तरकीब समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लीजिए एक बच्चा बैठता है यहाँ 12th क्लास का एसक्यूपी लगाने के लिए, 12th क्लास का एक बच्चा बैठता है एसक्यूपी लगाने के लिए, उसने पहला पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करा, ठीक है जी। पहला पेपर सॉल्व करना जब वो स्टार्ट करेगा तो वो ये देखता है कि उसका 70 मार्क्स का पेपर है। कंसीडर करके चलते हैं कि ये पेपर जो है उसका फिजिक्स का है, पेपर जो है जो वो फिजिक्स का है। अब जब वो बैठा तो उसने देखा कम से कम 70 आउट ऑफ, ये कह लीजिए कि 70 में से उसको लगभग 30 मार्क्स का राउंड पेपर ऐसा था जो एकदम कंप्लीट बहुत ठीक तरीके से आता था, जिसमें उसे पूरी उम्मीद है कि उसका 1 मार्क या आधा मार्क भी नहीं कटेगा, मतलब वो 30 प्लस इजीली स्कोर कर सकता है। अब बचे बाकी के 40 मार्क्स, और एक बात ध्यान रखिएगा, ये उसका पहला एसक्यूपी है, ये उसका पहला एसक्यूपी है। अब ये उसने क्या करा, 30 मार्क्स का अटेम्प्ट कर लिया, अपने बैठ के फटाफट, बाकी बच गए। अब 40 मार्क्स के लिए बैठे हैं कि क्या करा जाए, या 40 मार्क्स कैसे करें। अब यहाँ पे 2 कंडीशन दोबारा से बन जाती है 40 मार्क्स के लिए भी। अगर ये जो वो एसक्यूपी लगाने बैठा है, यहाँ पे 2 चांसेस ध्यान से देखिएगा। पहला हो सकता है वो एसक्यूपी जो है वो सॉल्व हो पहले से ही। एसक्यूपी हमको दोनों मिलेंगे, सॉल्व भी मिलेंगे और अनसॉल्व भी मिलेंगे, या फिर होता है वो क्या हमारा अनसॉल्व हो। अब अगर वो अनसॉल्व है तो अब बच्चे के अंदर थोड़ी सी क्यूरियोसिटी जाग जाती है, क्या कि जी 30 का तो कर लिया, बाकी 40 का नहीं कर पा रहे हैं, क्या दिक्कत है, चलो गूगल कर लेते हैं। फिर गूगल करना स्टार्ट करेगा वो, अब उसने गूगल करना स्टार्ट किया, उसने वो करते मान लेते हैं विदिन एन आवर
उसने ऐसा काम खत्म कर दिया और बाकी जो 40 मार्क्स का था वो भी अपने गूगल बाबा की हेल्प से पूरा कर लिया। गूगल बाबा की हेल्प से पूरा कर लिया, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा बच्चा है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा बच्चा बैठा और दूसरे बच्चे ने क्या तरकीब लगाई, वो एसक्यूपी लेके तो बैठा बट उसने सॉल्व वाला उठाया, अनसॉल्व नहीं उठाया। उसने क्या उठाया, सॉल्व वाला। अब सॉल्व वाले में उसे जितना आता था, फिर से सेम कंसीडर कर लेते हैं कि 70 मार्क्स का था, 30 मार्क्स का इनको भी आता था, इन्होंने अच्छे से अपना पूरा कर दिया। अब 30 मार्क्स भी करके बैठे आराम से, यहाँ जी चौड़े में बस इतना तो आता है, पास तो चलो हो ही जाएंगे, बचा गया 40 मार्क्स का, कभी भी लपेट लेंगे, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है। अब बैठे 40 मार्क्स का तो बच गया, तो इन्होंने क्या देखा, चलो सॉल्व तो है ही, आंसर देख लेते हैं, टिप लेते हैं, आंसर देख लेते हैं, टिप लेते हैं, टिप लिया, ठीक है। चलिए तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने भी 70 में से 30 मार्क्स का करा और बाकी क्या कर दिया, पेस्ट, बाकी क्या कर दिया, पेस्ट। अब ये दोनों स्टूडेंट हैं, देखिए दोनों ने अपना टाइम लगाया, 30 मार्क्स का मान लेते दोनों ने सेम टाइम में करा। इन्होंने 40 मार्क्स का जो बाकी बचा हुआ था वो गूगल के हेल्प से करा, इनका जो था बाकी 40 मार्क्स का बचा हुआ इन्होंने जस्ट कॉपी पेस्ट मार दिया। लेकिन इन दोनों की स्ट्रेटजी में भी एक छोटा सा फर्क है, वो ये है, ध्यान से देखिएगा कि जब ये गूगल से करने के लिए गए होंगे आंसर, तो ये थोड़े से उलझ जाएंगे कि कौन सा आंसर लिखें, कहीं कि जब गूगल पर हम कोई भी चीज सर्च करने जाते हैं तो उसके मल्टीपल आंसर्स आते हैं। अब नॉलेजेबल तो बहुत सारे हैं, हम लोग बहुत ज्यादा नॉलेज है हमारे पास तो वैसे, पर फिर हम ये कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर आंसर लिखे कौन सा, क्यूरा वाला लिखें, बायजूस वाला लिखें, या जो भी हमारी वेबसाइट है अच्छी अच्छी, किसका आंसर लिखें, ठीक है। और गूगल पे हम क्वेश्चन सर्च करते हैं तो हम कोई मार्क्स नहीं डालते उस पर कि 1 मार्क का है, 2 मार्क का है, 3 मार्क का है, हमने सर्च कर दिया कि ये क्वेश्चन बता दीजिए, तो वो क्या कह देगा, क्या पता वो 1 मार्क के हिसाब से आंसर बताए, और वो 2 मार्क के हिसाब से आंसर बताए, और वो 3 मार्क के हिसाब से आंसर बताए। अब जब सॉल्व पेपर में से उसने कॉपी पेस्ट करा होगा, दूसरे बच्चों को देखिए ध्यान से, जब इसने सॉल्व पेपर में से कॉपी पेस्ट करा होगा तो इस पेपर में साफ साफ मेंशन होगा कि सर ये 1 मार्क का क्वेश्चन है तो उसका 1 मार्क के हिसाब से आंसर है, ये 2 मार्क का क्वेश्चन है तो उसका 2 मार्क के हिसाब से आंसर है। यहां पर अब एट द टाइम, इस टाइम पे आके हमको इतना ज्यादा एक्सपर्ट की नॉलेज नहीं बढ़ानी है अपनी, अभी हमको सिर्फ बोर्ड के एग्जाम जितने हैं हमें उन पे काम करना है। तो ये पहली बात तो देखिए, जो सॉल्व वाला करने का फायदा होगा कि कम टाइम में हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर लिखने को मिलेगा। एग्जैक्ट आंसर बहुत जरूरी है एज कंपेयर टू लेंथ। स्ट्रेटेजी दोनों ही ठीक थी, अपने अपने हिसाब से बच्चों ने लगाई। अब एक तीसरी स्ट्रेटेजी आज मैं आपको बताता हूं, उसे आप फॉलो करके देखिएगा, शायद आपको थोड़ी सी हेल्प मिले और आपको थोड़ा फायदा भी हो। तो देखिए, करने हमको दोनों ही काम है, सॉल्व वाले भी और अनसॉल्व वाले भी। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सेपरेट नोटबुक बनानी है। क्या बनाना है जी, एक सेपरेट नोटबुक। देखिए ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा, और ये दोनों के लिए ही होगी, 10th और 12th वालों के लिए आपको एक सेपरेट नोटबुक बनानी है। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, बस यहां पे लिख लीजिए ऊपर आप एसक्यूपीज, यहां पर लिख लीजिए आप एसक्यूपीज, ठीक है जी। आपने एसक्यूपी लिखा, आपने पहला पेपर लिखा, फिर आप सॉल्व करने बैठ गए, एसक्यूपी सॉल्व करते वक्त हमें बस 4 मेन बातों का ध्यान रखना है, 4 या 5 बातें होंगी जो हमें मेनली ध्यान रखनी है। पहली तो ये कि एक सेपरेट कॉपी होनी चाहिए हमारे पास हमारे एसक्यूपी की। इस कॉपी में एक्सेप्ट एसक्यूपी कुछ भी नहीं होगा, एसक्यूपी के अलावा इस कॉपी में एक चीटी मात्र, राइटिंग के लिए भी कुछ भी काटा पीटी कुछ नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एसक्यूपी मतलब एसक्यूपी। अब देखिए, पहली बात है जो हमें ध्यान रखना था वो हमने देख लिया कि हमें केवल एसक्यूपी ही करना है इस कॉपी में। दूसरी बात सुनिए, एसक्यूपी करते वक्त एक बात ध्यान रखनी है कि टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट की अगर बात करी जाए, देखिए टाइम मैनेजमेंट में सबसे बड़ी बात यह कि मानते हैं कि हम बैठते हैं पेपर लगाने, कभी कभी हमने एक 10 ले लिया, हमने एसक्यूपी की बुक ले ली, हम देखते हैं, हमने उसकी बुक को खोला, हमने देखा पहला क्वेश्चन 2 मार्क का है, अच्छा चलो ये वाला तो आता है कर लेंगे, ये दूसरा 3 मार्क का ये वाला आता है कर लेंगे। बट ये सब करने से कुछ नहीं होगा, ऐसे हमको उसको लिख के देखना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन और क्वेश्चन देखते हैं अपन, लगता है कि बहुत आसान है तो आराम से कर लेंगे, बट क्वेश्चन जब करने बैठते हैं, 1-2 स्टेप लिखते हैं, फिर तीसरा स्टेप फंस जाता है, अब ये क्या हो गया, ये तो हो ही नहीं रहा है, और अभी ओवर कॉन्फिडेंस जी रहे थे कि ये तो हो ही जाएगा, बहुत आसान है, तो उसको टाइम के हिसाब से मतलब लगाना जरूर है, स्किप नहीं करना। आता है या नहीं आता है वो बात की बात है, लेकिन अटेम्प्ट जरूर करना है। दूसरी बात सुनिए, टाइम मैनेजमेंट में हमेशा जब भी एसक्यूपी लगाने बैठिए, कम से कम 3 घंटे की सिटिंग जरूर दीजिए। 3 घंटे की सिटिंग जो है देनी ही देनी है आपको एक बार में। एसक्यूपी टुकड़ों में नहीं लगाना कि पहला पार्ट अभी कर लिया बैठ के, चाहे कि तो चुस्की मार के आ गए, इंस्टा चला लिया, फोन चला लिया, दोस्तों के साथ घूम लिए अपने,
फिर आके फिर बैठ गए फिर लगा लिया, नहीं जी, ऐसा नहीं करना है। करना क्या है, अपने को टाइम में 3 आवर्स की एकदम परफेक्ट सिटिंग देनी है। उस सिटिंग में ना तो आप कभी वॉशरूम जाएंगे, ना पानी पिएंगे, ना कहीं और जाएंगे, ना ही कोई बातचीत होगी, ना फोन चलेगा, कुछ भी नहीं होगा। इन 3 घंटे बैठ के सिर्फ आप एसक्यूपी अपना सॉल्व करेंगे। ये टाइम आप अपने हिसाब से निकाल सकते हैं, जैसा आपका शेड्यूल हो। कुछ बच्चों का स्कूल मॉर्निंग का होता है, कुछ का इवनिंग का होता है, कुछ ट्यूशन होते हैं, उसके नहीं भी होते हैं, तो आप जब भी निकालिए। बाकी जो बेस्ट टाइम रहेगा फिलहाल, क्योंकि सर्दियों में जनरली ऐसा देखा जाता है सभी बच्चों के स्कूल होते हैं उनकी टाइमिंग बढ़ा दी जाती है। इवनिंग वाले को कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि वो तो वैसे भी इवनिंग में है। बट मॉर्निंग वालों को थोड़ा बेनिफिट हो जाता है क्या, कि उनकी टाइमिंग अगर मान लीजिए आमतौर पे 8 बजे है या 7:45 पे है, तो अब लगभग 8:30 और 9 बजे तक कर दी जाती है। 8:30 तक कर दी गई तो सर अगर आपको नंबर लाना है थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी अपनी नींद खराब करनी पड़ेगी। वो बेस्ट टाइमिंग आपके लिए क्या हो सकती है कि आप सुबह उठ के लगा लीजिए इस पेपर को 3 घंटे में 5 से 8 के लिए बैठ जाइए, 5 से 8 के लिए। अच्छा, ये स्टडी तब के लिए है जब आपके स्कूल अभी ओपन है। ओपन का अभी स्कूल आपके खुले में, कोई विंटर ब्रेक नहीं है, अभी चल रहे हैं रेगुलरली। ये स्ट्रेटजी आपके लिए तब के लिए कि 5 से 8 सुबह आप कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके स्कूल बंद है, विंटर ब्रेक मिला हुआ है, या क्रिसमस हॉलीडे पड़े हुए हैं, या फिर प्री बोर्ड चल रहे हैं उसके बाद छुट्टी दे दी गई है, अगर ऐसा कुछ चलता है कि अभी आपका स्कूल बंद है, तो उस टाइम में आपको ये टाइम चेंज कर लेना है। कहां से? 10 से लेके 1। इस बात को ध्यान रखिएगा, 10 से लेके 1 जनरली, क्योंकि जो बोर्ड का पेपर होता है वो 10:30 से 11 के बाद से होता है शुरू, और वो आपका 1 बजे तक खत्म हो जाता है। तो आप उस टाइम में अपने आप को ढालने की कोशिश कीजिए कि इसी टाइम की ड्यूरेशन में इतने बजे ही मुझे जाके वहां बोर्ड में एग्जाम लिखना है अपना बैठ के। तो अभी से हैबिट में आइए, 3 घंटे बैठने की कोशिश कीजिए। अभी अगर आप देखेंगे पहला पेपर सॉल्व करने में बैठने, तो आप 3 घंटे लगातार शायद बैठ भी नहीं पाएंगे, लिखते नहीं है, हाथ दुख जाते हैं, बहुत सारी एक्सक्यूजेस आपको मिलेंगे। बट स्टार्ट करके देखिए। तो पहला स्टेप क्या है अपना कि टाइम मैनेजमेंट 3 घंटे ही करनी है सर, 5 से 8 बैठिए। अगर आपके स्कूल अभी चल रहे हैं, और अगर नहीं चल रहे हैं तो आप क्या कीजिए, 10 से 1 की एक सिटिंग लगा लीजिए, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज देखिए, जब एसक्यूपी सॉल्व करने बैठते हैं तो हम केवल आंसर्स लिखते हैं। हम केवल क्या लिखते हैं? आंसर्स लिखते हैं, क्योंकि हमें पता है बोर्ड एग्जाम में क्या करना है, वहां आंसर्स लिखने हैं, क्वेश्चन तो लिखना ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है, और टाइम वेस्ट करें भी क्यों अपना। लेकिन अभी हम बोर्ड एग्जाम में नहीं बैठे हुए हैं, अभी हम बोर्ड एग्जाम में नहीं बैठे हुए हैं, तो अब जितनी भी इस वाला प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी एसक्यूपी के लिए, उसमें हमें करना क्या है कि हमें केवल आंसर्स नहीं लिखने, केवल आंसर्स नहीं लिखने, हमें क्वेश्चंस भी लिखने हैं, हमें क्वेश्चन भी लिखने। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ऐसे बैठे हैं आप लिखने के लिए, पहला क्वेश्चन देखा आपने, एक लाइन का आपने लिखा, नीचे उसका आंसर लिखा। आमतौर पर देखिए हम लोग करते क्या है कि ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिखते हैं और ब्लू से आंसर। शायद सभी ये करते हैं भाई, कुछ लोग होते हैं लेजेंड, कुछ भी कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने ब्लैक पेन से क्वेश्चन लिख दिया और ब्लू पेन से आंसर लिख दिया, ठीक है जी। लेकिन अब पैटर्न चेंज होने के कारण आपने ये भी देखा होगा कुछ हमारे एमसीक्यूज आ रहे हैं। तो एमसीक्यूज में अगर आपको लग रहा है ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप ये कर सकते हैं कि क्वेश्चन लिख लीजिए बट उसके ऑप्शंस मत लिखिए। क्वेश्चन लिख लीजिए बट उसके ऑप्शंस मत लिखिए, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, ऑप्शन लिखने की कोई खास आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, अगर आपको लग रहा है क्वेश्चन लिखने में ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप जो लास्ट में केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आते हैं, केस बेस्ड स्टडी, उन क्वेश्चनों की केस स्टडी को स्किप कर सकते हैं, केस स्टडी को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें लिखने में काफी ज्यादा टाइम चला जाएगा। उसको पढ़ लीजिए, उसको बस पढ़ लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब फिर क्या होगा कि मान लीजिए पढ़ने तो बैठ गए थे, करने बैठ गए, क्वेश्चन आंसर भी लिखते रहे अपने बैठे बैठे। अब दिक्कत यह आएगी कि हमने करा कौन सा, हमने ये वाला करा था या हमने ये वाला करा था, अर्थात हमने सॉल्व वाला करा था या अनसॉल्व वाला करा था। अब देखते हैं, कुछ बच्चे मान लीजिए सॉल्व वाला करने बैठते हैं, कुछ अनसॉल्व करने वाले बैठते हैं, और हमने देखा अनसॉल्व में 2 कंडीशन थी, सॉल्व में ये वाली कंडीशन थी। होगा क्या, हमें सबसे पहले क्या करना है, अगर हमारा सिलेबस हमें लगता है कि हमें अच्छे से नहीं आता, ध्यान समझिएगा, सिलेबस तो हो गया वो कंप्लीट, ऑब्वियस ही बात है, बट हमें अच्छे से नहीं आता, हमारी अभी कितनी कमांड है क्वेश्चन पे, उसको देखते हुए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें सॉल्व वाले उठाने हैं एसक्यूपी। ध्यान सुनिएगा, हमें अभी सॉल्व वाले एसक्यूपी उठाने हैं। हमने सॉल्व वाले एसक्यूपी उठा लिए, हमने उनको लगाना शुरू कर दिया, ठीक है जी। सेम कंडीशन बनी होगी पीछे वाली हमारे, फिर से शायद अगर हम ऑन एवरेज स्टूडेंट हैं 30-40 का हमने कर लिया होगा, तो अगर 40 करा होगा तो 30 बच गया, और 30 करा होगा तो 40 बच गया होगा। अब दिक्कत क्या है, देखिए बाकी जो बच गए, सैंपल क्वेश्चन पेपर लगाते वक्त ये ध्यान रखिएगा कि टाइम मैनेजमेंट का आपको बहुत ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन आप स्किप करना स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन आप स्किप करेंगे, कैसे आपने पहले देखा आता है,
कर लिया, दूसरा देखा आता है कर लिया, तीसरा देखा आता है कर लिया, चौथा देखा आता है कर लिया, पांचवा देखा नहीं आ रहा जी, छठा देखा नहीं आ रहा, सातवां आ रहा है कर लिया, आठवां आ रहा है, वो दोनों हमने स्किप कर दिए, वो दोनों हमने स्किप कर दिए। तो अब स्किप कर दिए, बस वही काम हमको फिलहाल के लिए नहीं करना है। क्यों नहीं करना? स्किप नहीं करें तो क्या करें? आता तो है नहीं तो कैसे करेंगे? क्या रट ले बैठ के उसको? रट भी तो नहीं सकते ऐसे, कितना सारा रटेंगे? बहुत सही बात है, कैसे रटेंगे? तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए ध्यान से देखिए, हमको करना क्या है। जब हम एसक्यूपी लगाने बैठेंगे, जब एसक्यूपी लगाने बैठेंगे तो मान लीजिए हमें स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन है बहुत अच्छे से आते हैं, हमें स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन है बहुत अच्छे से आते हैं, हमने 5 क्वेश्चन लिख लिए, उनके आंसर्स लिख लिए, हम पहुंचे 6 क्वेश्चन पे, हम पहुंच गए 6 क्वेश्चन पे। अब जब हम 6 क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, हमने लिखा, पहले हमें लगा शायद हमें आता है, फिर हमने आंसर देखा कि अब आंसर लिखने की बारी आई, अब तो नहीं आ रहा, अब तो नहीं आ रहा है। अब क्या करना है, ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब करना क्या है, 6th क्वेश्चन का आंसर हमें फिर भी लिखना है। देखिए ध्यान से, हमें नहीं आता बट फिर भी हमें इसको स्किप नहीं करना, नहीं आता है फिर भी इसको स्किप नहीं करना, हमें इसका भी आंसर करना है। पर अब एक ये डाउट आता है कि मान लीजिए आप ये एसक्यूपी लगाते रहेंगे ऐसे करके, सेपरेट कॉपी, ये बात तो ध्यान रखिए, आपको एक सेपरेट कॉपी बनानी थी, आप एसक्यूपी लगाते रहेंगे, बाद में आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा आपको आता था या कौन सा आपको नहीं आता था स्टार्टिंग के वक्त? तो उसके लिए आप 2 काम कर सकते हैं। पहली बात, यदि आपके पास एक हाइलाइटर नामक चीज उपलब्ध है, हाइलाइटर नामक चीज उपलब्ध है, तो आप उससे क्या कर सकते हैं कि एसक्यूपी सॉल्व करते वक्त जितने क्वेश्चंस आपको आते हैं वो तो नॉर्मल कीजिए, जो कि ऑर्डर था अपना ब्लैक ब्लू ब्लैक ब्लू ब्लैक ब्लू, लेकिन जो नहीं आ रहे हैं करने, जो नहीं आ रहे हैं करने, उनको हमने यहां से पेस्ट करा है, उनको हमने यहां से पेस्ट करा है। उसमें क्या करना है, उसमें आपको जस्ट उसको हाईलाइट कर देना है। क्या कर देना है सर? हाईलाइट कर देना है। और ये सारे क्वेश्चंस में करना है। मान लीजिए एक पेपर में अगर एग्जाम्पल के तौर पे 10 क्वेश्चंस होते हैं, हमको 7 आते हैं और हमको 3 नहीं आते हैं। एक पेपर में 10 क्वेश्चंस हैं, हमको 7 आते हैं और 3 नहीं आते हैं, तो करना क्या है, वो 3 क्वेश्चन भी जिस पेटर्न पे हैं उसी पैटर्न पे सॉल्व करने हैं, इसके ऊपर के लास्ट में नहीं करने, कभी भी जहां पर वहीं करना है, पेश करना है, कोई दिक्कत नहीं है। उससे 2 चीजों को फायदा होगा क्या, एक, टाइम मैनेजमेंट कभी टूटेगा नहीं हमारा, टाइम मैनेजमेंट हमारा कभी भी टूटेगा नहीं, फोकस कभी एग्जाम से हटेगा नहीं। स्किप करोगे फोकस हटेगा, टाइम मैनेजमेंट खराब होगा। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट नहीं तोड़ना, फोकस नहीं हटाना। करना क्या है, देखिए, इसको लगा के बैठे आपने सोचना क्या कर दिया, हाईलाइट। अब ऐसे मान लेते हैं आपके 10 क्वेश्चन वाले पेपर में, जिसमें टोटल 10 क्वेश्चन है, आपने 7 कर लिए हैं, 3 आपके हाईलाइटेड हैं, 3 आपके हाईलाइटेड हैं। पहला पेपर आपका सॉल्व हो चुका है, पहला पेपर आपका सॉल्व हो चुका है। अब बात करते हैं दूसरे पेपर की, फिर बच्चा बैठता है दूसरा पेपर लगाने। अब एक छोटा सा काम कर लीजिए कि जब आप दूसरा पेपर लगाने बैठते हैं, तो ऐसा मैं मानता हूं अनुमानित तौर पे आप चाहे कितने भी अभी मतलब वीक हो, पर इतने वीक तो नहीं होंगे कि ये जो क्वेश्चंस आपको पहले वाले सैंपल पेपर में नहीं आ रहे थे करने, बट आप कम से कम इतने सक्षम जरूर होंगे कि आप ये पहचान पाएंगे सर कि वो वाले जो क्वेश्चंस हैं जो हम अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं वो किस चैप्टर से रिलेटेड है हमारी। हमें सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि ये वाले जो क्वेश्चंस हमको नहीं आ रहे हैं वो हमारे किस चैप्टर से रिलेटेड हैं, और जैसे ही हमें ये पता चल जाता है वो हमारे किस चैप्टर से रिलेटेड है तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार जब आप अगला पेपर लगाने बैठे तो उन चैप्टर्स के नोट्स को ठीक से देख लीजिए बस, क्योंकि उतना टाइम भी नहीं है अभी हमारे पास कि पूरा पढ़ने बैठे, दोबारा से रटे या समझे या जो भी करें, 1.5-2 घंटे दें, फिर एसक्यूपी कब लगाने बैठेंगे। तो एक बार हम चैप्टर को ठीक से देख लीजिए। अब आप दोबारा पेपर लगाने बैठिए, फिर से आप दोबारा पेपर लगाने बैठेंगे, सेम कंडीशन आपके साथ चलेगी। जो आता है वो आता है, जो नहीं आता है उसको भी करना है लेकिन हाईलाइट कर देना है, जो नहीं आता उसको भी कर देना है लेकिन क्या कर देना है, हाईलाइट कर देना है। ठीक है, ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। लेकिन मान लीजिए अगर आप 5वां या 6ठा और ये 7वां, जब आप 7वें या 6ठे पेपर में पहुंचेंगे, सुनिएगा ध्यान से, जब आप 6ठे या 7वें क्वेश्चन पेपर पर पहुंचेंगे तब आप एक चीज नोटिस करना सीख जाएंगे। वो क्या है, देखिए, पहले वाले पेपर में आपने क्या पहचाना कि क्वेश्चन जो हमने स्किप करा उसका चैप्टर क्या है, क्वेश्चन जो हमने स्किप करा उसका चैप्टर क्या है। दूसरे में भी शायद हमें देखने को मिले कुछ क्वेश्चन हम स्किप कर रहे हैं, उनके चैप्टर्स क्या है पता चल जाएगा। अब हर बार जब हम चैप्टर बार बार देखते रहेंगे, हर एसक्यूबी से पहले जब एक बार चैप्टर देख लेंगे कि इसमें हमें डाउट आ रहा था, इसमें हमें डाउट आ रहा था, एक बार देख लिया, इसमें डाउट आ रहा है, इसमें डाउट आ रहा है, एक बार देख लिया। अब आप इतने परिपक्व हो गए होंगे जी कि आते 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 6ठे 7वें पेपर तक, 6ठे 7वें पेपर तक
अब हम ये भी पहचान पाएंगे कि जो क्वेश्चन स्किप हुए थे या जो क्वेश्चन हम अब भी स्किप कर रहे हैं, ध्यान समझिएगा, जो क्वेश्चन पीछे स्किप हुए थे या जो क्वेश्चन हम अभी भी स्किप कर रहे हैं वो किस चैप्टर से हैं, प्लस उस चैप्टर का टॉपिक कौन सा है। ये काम की बात है कि वो किस चैप्टर से हैं और उस चैप्टर का टॉपिक क्या है। सबसे बड़ी बात यही है, देखिए चैप्टर बहुत बड़े होते हैं, चैप्टर तो बहुत बड़े हैं, तो हमें बस ये पहचानना है कि उस चैप्टर का टॉपिक क्या है। अब काम बन गया सारा। मान लीजिए अब 7वें के बाद जब आप 8वां पेपर लगाने बैठेंगे, 7वें के बाद जब आप अपना 8वां पेपर लगाने बैठेंगे तो आप एक चीज देखेंगे क्या कि सर आपको 7वें में जितने भी चैप्टर थे उनके टॉपिक्स में डाउट आया। मान लेते हैं आपको 3 चैप्टर मिले और 7-8 टॉपिक मिले जिनमें आपको डाउट आया। 3 चैप्टर मिले, 7-8 टॉपिक मिले जिनमें आपको डाउट आया, तो आपने क्या करना है, आपने करना यह है वो 3 चैप्टर पूरे नहीं देखने बैठ के। अब वो 3 चैप्टर आपने बैठ के पूरे नहीं देखने हैं, अब आपने क्या करना है, उन 8 टॉपिक्स को देखना है थोड़ा डिटेल में। उन 8 टॉपिक को देखना थोड़ा डिटेल में। कई एसक्यूपी से क्या होगा, जो क्वेश्चन होते हैं वो भी रिवाइज होते हैं, उनको पता है कि किस पैटर्न में पेपर चलना है, किस टॉपिक से फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आस्क होते हैं। उससे क्या होगा, जो बोर्ड में आने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। अब वो जब सारे टॉपिक धीरे धीरे करते करते आपके कवर हो जाएंगे, जब आप ऐसे 7 के बाद 8 फिर 9 फिर 10 सैंपल पेपर लगाने तक अब आप ये जान चुके होंगे कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, और वो सारे टॉपिक्स आपके भी क्लियर हो चुके होंगे। तो स्टार्टिंग के जब आप एसक्यूपी लगाएंगे तो उसमें 10 एसक्यूपी, ध्यान समझिएगा, 10 एसक्यूपी जो हैं वो आपको सॉल्व वाले लगाने हैं। सबसे पहले जब भी एसक्यूपी लगाने बैठेंगे ध्यान रखिएगा इस वाली नोटबुक में, सेपरेट वाली में अपनी, कि 10 एसक्यूपी लगाइएगा और केवल सॉल्व वाले। सबसे पहले 10 एसक्यूपी लगाने हैं सॉल्व वाले। इसके बाद आपको अब अनसॉल्व एसक्यूपी की तरफ बढ़ना है। आप अपने आप देखेंगे क्या कि एसक्यूपी आप जो लगा रहे थे जब आपके 70 या 30 चल रहे थे, अब आराम से आप 70 में से 50 प्लस की तरफ बढ़ चुके होंगे। अनसॉल्व की बात हो रही है, देखिए जी, अब आराम से आप 70 से 50 प्लस की तरफ बढ़ चुके होंगे, इस बात की गारंटी है बिल्कुल। और यही पैटर्न सेम जो अभी यहां पे बात कर रहे हैं कि कैसे कैसे करना है एसक्यूपी वाला, कि एसक्यूपी की एक सेपरेट कॉपी बनानी है, 3 घंटे की परफेक्ट सिटिंग देनी है, उसके बाद सॉल्व वाले करने हैं। टाइमिंग हमने देख ली, अगर स्कूल का हॉलीडे चल रहा है, छुट्टी चल रही है तो आप 10 से 1 करिए, छुट्टी नहीं चल रही है तो 5 से 8 करिए, ठीक है जी। उसके बाद हमने देखा कि एसक्यूपी लगाने सारे हैं, कोई क्वेश्चन स्किप नहीं करना, जो आता है उसको भी लिखना है, जो नहीं आता उसको भी लिखना है, बट उसे हाईलाइट कर दीजिए ताकि बाद में ध्यान रहे कि वाला में नहीं आता है और अगला सैंपल लगाने बैठे तो वाला चैप्टर या वाला टॉपिक के बारे में दोबारा से पहले देख लें। उसके बाद क्या करना है, ये 10 अनसॉल्व लगाई, 10 सॉल्व लगा लीजिए पहले आप, और उसके बाद जो बचेंगे कम से कम 10 पेपर ही, जैसे आपने यहाँ 10 सॉल्व लगाए हैं तो 10 और वो कैसे होंगे हमारे अनसॉल्व, 10 और लगाने हैं वो हमारे क्या होंगे अनसॉल्व। अब अनसॉल्व पेपर आपको लगाने हैं बाद में और पहले लगाने हैं सॉल्व। इससे मैंने बता दिया है, यही आप 10th के लिए फॉलो करेंगे और यदि आप 12th में हैं तो यही आप 12th के लिए फॉलो करेंगे। ये हो गई हमारी पहली, दूसरी और 3 हेडिंग। इसके बाद चलते हैं अपनी चौथी हेडिंग की तरफ। तो देखिए चौथी हेडिंग क्या है अपनी, ये चौथी हेडिंग क्या है अपनी, ये जहां पर लिखा हुआ है PYQ। क्या लिखा हुआ है PYQ। अब बड़ी बात ये है कि सर PYQ को चौथा नंबर दिया है और एसक्यूपी को तीसरा दिया है, मतलब एसक्यूपी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है PYQ के मुकाबले। ऐसा क्यों है कि PYQ तो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एसक्यूपी जो होते हैं वो खुद बनाए जाते हैं कि देखने के बहुत सारे पेपर स्टडी करें, बना लिया ऐसे देख के, बट PYQ एकदम एग्जैक्ट मटेरियल है जो बोर्ड में आ चुका है। तो उसका रीजन ये है सर, देखिए क्योंकि लास्ट ईयर हमने देखा था कि शायद टर्म 1 टर्म 2 थे हमारे, टर्म 1 टर्म 2 सिलेबस थोड़ा डिफरेंट था लास्ट ईयर जैसा अब नहीं रहा इस बार, और उससे पहले हमारे कोविड की वजह से बोर्ड हुए ही नहीं। मतलब लास्ट अगर 1-2 साल देखे जाए या 2 साल 3 साल देखे जाए, वहां पे ऐसी कुछ बात अपनी बनी नहीं जो अपने काम की हो। बट उससे पहले के PYQ अगर देखे जाए, उससे पहले की PYQ अगर देखे जाए तो वहां से कुछ बात बन सकती है, बट हमारा जो सिलेबस है वो उनके हिसाब से अभी भी डिफरेंट है, तो उसका ज्यादा नुकसान तो नहीं है बट खास फायदा भी नहीं है। क्यों, वो देखिए, मान लीजिए पहले 80 मार्क्स का पेपर था, अभी भी 80 मार्क्स का ही है, पहले 80 मार्क्स का पेपर था, अभी भी 80 मार्क्स का ही पेपर है। बट उस टाइम पे अगर 10th की बात करिए तो साइंस में शायद 16 चैप्टर्स हुआ करते थे, साइंस में 16 चैप्टर्स थे,
अब देखिए ये 80 मार्क्स इन 16 चैप्टर्स में डिवाइड कर दिए गए, ये 80 मार्क्स इन 16 चैप्टर्स में डिवाइड कर दिए गए। बट अब का जो सिलेबस है उसमें ये 13 चैप्टर्स हैं बस। कितने हैं सर? 13। उसके बाद भी 13 चैप्टर्स में भी कुछ चैप्टर में से लगभग आधे आधे पार्ट डिलीटेड है, आधे आधे पार्ट डिलीटेड है। तो ये लगभग जो है हमारे वो 12 चैप्टर्स के बराबर है। जस्ट कितने के बराबर है सर? 12 के। तो आप ध्यान समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ पे चैप्टर कितने हैं सर? 16 और अब कितने हैं? 12। मतलब 75% सिलेबस तो बचा, बस 25% तो गायब हो गया। 25% क्या हो गया? वैनिश। अब बचा कितना है? 75%। अब 75% सिलेबस में से 80 मार्क्स का पेपर बनाना है तो वो उस पीवाईक्यू से बहुत डिफरेंट हो सकता है, उस पीवाईक्यू से बहुत डिफरेंट हो सकता है। नहीं सर ऐसा कैसे है? फिर भी चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो तो वही रहेंगे, चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो तो तब भी वही थे और अभी वही रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए सर पीवाईक्यू को स्किप नहीं करके 4th नंबर पे रखा गया है। स्किप इसीलिए नहीं करा, कहां रखा है सर? 4th नंबर पे। पीवाईक्यू के लिए आपको एक बात और बता दें कि आप अगर सक्षम हैं कोई बुक लेने में, जैसे कोई भी पेपर लेने में, सैम्पल बुक लेने में, तो अगर आप सक्षम हैं तो आप केवल एसक्यूपी लीजिए। अगर दोनों बुक लेने में सक्षम है कि आप एसक्यूपी भी ले सकते हैं, पीवाईक्यू भी ले सकते हैं, तो दोनों बुक्स लीजिए। अगर दोनों नहीं ले सकते हैं, एसक्यूपी ले सकते हैं, तो केवल एसक्यूपी लीजिए। ताकि पीवाईक्यू के लिए सोचा जा रहा है ऐसा कि हम फ्रॉम मंडे और ऑन ट्यूसडे, मंडे या ट्यूसडे से पीवाईक्यू सीरीज चलाएंगे इसी चैनल पर। डेली शाम को मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे रात को 8 से लेके 10 तक एक पीवाईक्यू सॉल्व करा करेंगे बैठ के। ठीक है जी। ये किस क्लास के लिए होगा? ये होगा सर क्लास 10th के लिए साइंस में, ये होगा क्लास 10th के लिए साइंस में। ठीक है जी। उसके बाद क्या होगा? जो बाकी के दिन हमारे बचेंगे, जैसे कि हमारा क्या बच गया? फ्राइडे, सैटरडे, संडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। उन 3 दिनों में हम 12th क्लास के लिए चलाएंगे पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें हम करेंगे फिजिक्स। ध्यान सुन लीजिए, जिसमें हम करेंगे क्या खबर? फिजिक्स। तो पीवाईक्यू के लिए आपको कहीं और जाने की, बुक अलग से एक्स्ट्रा खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा एसक्यूपी पे फोकस कीजिए। पीवाईक्यू को हम मेंटेन कर लेंगे, करना आपको भी है, बट ऐसा मत कीजिएगा कि कई बार बुक हम खरीदते हैं उसमें क्या होता है, कुछ पीवाईक्यू होते हैं, कुछ एसक्यूपी सॉल्व होते हैं। अब होता क्या है, तुम्हें 2-3 पेपर एसक्यूपी दे देंगे, बाकी सारे पीवाईक्यू, तो हमारा उससे बेनिफिट नहीं पाया। हमें ज्यादा एसक्यूपी लगाने हैं, ज्यादा पीवाईक्यू नहीं लगाने हैं, ज्यादा एसक्यूपी लगाने हैं, पीवाईक्यूज नहीं लगाने हैं। पीवाईक्यू आपको यही सारे सॉल्व मिलेंगे, लाइव चलाएंगे क्लास डेली। ठीक है जी। तो पीवाईक्यू के लिए आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, उसके लिए एकदम निश्चिंत रहें। ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं अपनी चौथी हेडिंग के बाद 5वीं हेडिंग की, जहां पे दिख रहा होगा आपको एक क्वेश्चन मार्क या प्रश्न चिन्ह। अब इसका क्या अर्थ है जी? ये क्यों लगाया है सर? ये जो है ना 5वीं चीज, वो आपकी 6th वाले से लिंक है। जो 5वीं चीज है वो आपके 6th वाले से लिंक है। ये क्वेश्चन मार्क आपको भरना है, ये क्वेश्चन मार्क आपको भरना है। आप क्वेश्चन मार्क भरेंगे, आपको 6th वाली हेडिंग में दिख रहा होगा एक गिफ्ट बॉक्स रखा हुआ है। 6th वाली हेडिंग में क्या रखा हुआ है? गिफ्ट बॉक्स रखा हुआ है। तो ये गिफ्ट बॉक्स जो है, इसमें भी एक क्वेश्चन मार्क, चलिए हटा देते हैं, इसमें भी एक क्वेश्चन मार्क था। अब ये गिफ्ट बॉक्स क्या है? वो हर किसी को उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से दिया जाएगा। अब ये क्वेश्चन मार्क क्या है? तो ये क्वेश्चन मार्क है आपकी परफॉर्मेंस के लिए। हमारा काम है स्ट्रेटेजी बनाना, बता देना, आपके साथ मेहनत करना, बट एट द एंड रिजल्ट आपका ही आना है, मेहनत आपको ही करनी है। अगर आप ये सारा प्रोसीजर 1, 2, 3 और 4, ध्यान रखिए 1, 2, 3, 4, ये चारों हेडिंग फॉलो करते हुए आते हैं, चारों हेडिंग फॉलो करते हुए आते हैं, तो आप 5 पे आगे पहुंच जाएंगे। ये सब अगर आपने काफी अच्छे से फॉलो किया तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मांगे क्या आ जाएगी? आपकी परफॉर्मेंस, कि सर आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। यदि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही, यदि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो ये बॉक्स खुल के आपको क्या देगा? ये बॉक्स जो आपको खुल के देगा 3 कंडीशन, ध्यान से देखिएगा। अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही तो ये बॉक्स आपको देगा, ये क्या है जी? अब क्या आगे? अगर आपकी परफॉर्मेंस, दोबारा सुन लीजिए, इसी प्रोसीजर में एकदम अच्छी रही तो ये बॉक्स आपको क्या देगा रिटर्न में बोर्ड में? 70%। कितने देगा सर? 70%। और यदि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी से थोड़ी ज्यादा रहती है, बेटर रहती है, तो ये आपको आराम से दे देगा 80%। कितने देगा जी? 80%। और यदि आपकी परफॉर्मेंस बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, यदि आपकी परफॉर्मेंस बेस्ट ऑफ द बेस्ट है, तो बेफिक्र होकर एकदम निश्चिंत रहिए कि ये बॉक्स आपके लिए ही बना था और ये बॉक्स आराम से आपको बोर्ड एग्जाम में
90 प्लस देके जाया करेंगे। निश्चित रहिए इस बात से कि ये बोर्ड आपको 90+% देके ही जाएगा। इस स्ट्रेटेजी को बस हमें फॉलो करना है। 25 दिन वाली 25 लिखा तो शायद अब आप समझ गए होंगे कि 25 दिसंबर है, आज क्रिसमस है, आज 25 दिन की स्कीम बनाई है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा भी होगा कि 25 दिन में नंबर डबल, ये ऐसी स्कीम कैसे है। तो ये स्कीम इस तरीके से हमारे सारे काम करेगी। ये वो नहीं है कि जस्ट आया एक स्कैम हुआ और बस छू, ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत करनी पड़ेगी हमको थोड़ी सी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हाँ, मंडे या ट्यूसडे से जब भी लाइव स्टार्ट होगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, वहां से आप हमें ज्वाइन कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू और हैप्पी तुलसी पूजा दिवस। धन्यवाद।